नमस्कार आप सभी के लिए। आज के एडिटोरियल में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट्स क्या करती हैं। एक अध्यादेश पारित करके, एक ऑर्डर पारित करके कोई भी रूल एंड रेगुलेशन पूरी की पूरी कंट्री में या अपनी राज्य सरकारें अपने संबंधित राज्यों में लागू कर देती हैं। तो ये उसी का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि पार्लियामेंट के थ्रू ही रूल्स एंड रेगुलेशन या कोई भी नया लॉ बनाया जाना चाहिए। तो चलिए इसी बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज promulgated the ordinance that establishes a commission for air quality management in national capital region or commission for air quality management in national capital region and adjoining area ordinance 2020। तो यहाँ पर क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में एक ऑर्डिनेंस लाए थे। उस ऑर्डिनेंस में क्या कहा गया था कि जो नेशनल कैपिटल रीजन है, वहाँ की जो वायु प्रदूषण है, उन सभी कुछ चीज़ों को देखने के लिए कमीशन बैठाया जाएगा। तो उस कमीशन को एक अध्यादेश के पारित करके गवर्नमेंट ने क्या किया था, लगा दिया था या लाया था वो कमीशन। लेकिन अब क्या किया गवर्नमेंट ने, उसको फिर से और एक्सटेंड कर दिया है। मतलब फिर से एक और अध्यादेश लाके उसको एक्सटेंड कर दिया। मतलब 6 महीने का रहता है, लेकिन अब उसको क्या कर दिया है, और एक्सटेंड कर दिया है। तो ये इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, ये अपना पॉइंट रख रहे हैं। This raised question about the practice of issuing ordinance to make law and reissuing ordinance without getting them ratified by the parliament। तो यहाँ पर इनका यही कहना है कि ये क्वेश्चन रेस करता है किस पर, कि आपने पहली बार अध्यादेश जारी कर दिया और फिर उसके बाद बगैर किसी रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट, बगैर किसी पार्लियामेंट डिस्कशन के फिर से उसको बढ़ा दिया। तो ये उन्हीं सब चीज़ों पर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि आप टाइटल भी इनका देख पा रहे होंगे, द ऑर्डिनेंस वाज रूट इज बैड। मतलब जो ऑर्डिनेंस का जो रास्ता जो गवर्नमेंट अख्तियार करती हैं या कोई रूल्स रेगुलेशन ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाती हैं, वो गलत है। री प्रोमोलगेशंस वर्स, मतलब फिर उसको एक्सटेंड कर देना कुछ समय के लिए, ये बहुत बुरी कंडीशन है। The Constitution permit central and state government to make law when parliament is not session। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर रहती है कि अगर पार्लियामेंट किसी कारणवश नहीं चल रही है उस समय, तो आप क्या करो, एक अध्यादेश लाओ और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दो। As law making as a legislative function, this power is provided for urgent requirement and the law thus made has an automatic expiry date। तो यहाँ पर जैसा कि ये है कि ये एग्जीक्यूटिव पावर वाली बात है। तो कभी कभी ऐसे समय आ जाता है कि आपको तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं, आप पार्लियामेंट का वेट नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप एक अध्यादेश जारी करके और चीज़ों को सही कर रहे होते हैं। लेकिन उस ऑर्डिनेंस में एक जैसे ही ऑर्डिनेंस जारी होता है, उसमें एक ऑटोमेटिक क्या होती है, एक्सपायर डेट होती है कि इस दिन ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो इस दिन ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑर्डिनेंस विल लैप्स एट एंड ऑफ 6 वीक फ्रॉम द टाइम पार्लियामेंट नेक्स्ट मीट। तो जैसे ही पार्लियामेंट खुलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जैसे पार्लियामेंट खुलेगा, उस पार्लियामेंट के खुलने के 6 हफ्ता बाद उस ऑर्डिनेंस की क्या है, डेट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि आप डिस्कशन कर लो पार्लियामेंट में, जैसे पार्लियामेंट खुला आप उस ऑर्डिनेंस के बारे में डिस्कशन करो और एक फाइनल लॉ बना दो। इसका मतलब ये होता है। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हाइल देयर वाज अ डिस्कशन ऑन हाउ लॉन्ग द ऑर्डिनेंस कुड रिमेन वैलिड। तो यहाँ पर जब हमारी 1950 में संविधान बन रहा था या डिस्कशन हो रहा था इन सब चीज़ों के बारे में, तो जो संविधान सभा थी उसमें ये चीज़ों पर चर्चा हो रही थी कि ऑर्डिनेंस की आखिरकार वैलिडिटी कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा था। विद सम मेंबर आस्किंग फॉर इट लैप्स विद इन 4 वीक ऑफ प्रोमोलगेशन एज दैट वुड सफिशिएंट टाइम टू कॉल एन अर्जेंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो उसमें क्या था, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि अभी वर्तमान में क्या है कि जब पार्लियामेंट खुलेगा उसके 6 वीक के बाद तक उसकी वैलिडिटी रहती है। लेकिन उस समय जो विचार चल रहे थे या बातें हो रही थी, उनका ये कहना था कि आप ऑर्डिनेंस पारित करो और अगले 4 वीक के अंदर आप क्या कर दो,
अर्जेंट सेशन बुलाओ पार्लियामेंट का, डिस्कशन करो और फिर उसको तुरंत लॉ बना दो। मतलब उस समय थोड़ा सा अलग डिस्कशन चल रहा था। नो वन रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस टू बी रीप्रोमुलेटेड, और उस समय किसी ने भी इस बात की मतलब इमेजिनेशन नहीं की थी, ना इस बात पे क्वेश्चन उठाया था कि रीप्रोमुलेटेड वाली जो बात है संविधान में, कि जिसके कारण अध्यादेश की वैलिडिटी जो है गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देती है, उस पर किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया था। परहैप्स सच एन इवेंचुअलिटी वाज बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन। हो सकता है उस समय क्या हो, उनकी इमेजिनेशन से ये सब चीजें क्या हो, बाहर हो। व्हाट द डेटा शो, अब यहाँ पर डेटा क्या शो करता है कि कब कब गवर्नमेंट ने, किस किस गवर्नमेंट ने वो क्या किस टाइप के अध्यादेश लाए। What the data show, whereas an ordinance was the originally conceived as emergency provision, it was used fairly regularly. यहाँ पर एक बात समझने वाली होगी कि जो ऑर्डिनेंस है वो जनरल ओरिजिनली किस हिसाब से समझना चाहिए कि आपको तुरंत एक इमरजेंसी सिचुएशन पड़ी, आपको जरूरत पड़ी और आपने ऑर्डिनेंस ला दिया। लेकिन इसका क्या है, बहुत ही ज्यादा यूज हुआ है, रेगुलरली यूज हुआ है और बड़े ही फेयरली तरीके से इसका यूज किया है गवर्नमेंट ने। इन द 1950s सेंट्रल ऑर्डिनेंस वर इश्यू एट एन एवरेज 7.1 पर ईयर। तो यहाँ पर अगर 1950 की बात करें तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लगभग 7.1 पर ईयर ऑर्डिनेंस उसने निकाले। एक साल की बात करें मतलब इतने ऑर्डिनेंस निकाल दिए कि लगभग 7 का एवरेज आ रहा था। द ऑर्डिनेंस पीक इन 1990s एट 19.6 पर ईयर, और ये 1990 की बात करें तो ये इतना हो गया, एंड डिक्लाइन 7.9 पर ईयर इन 2020। ठीक है, तो 2010 के दशक में ये थोड़ी सी कम हो गई। द लास्ट कपल ऑफ ईयर हैज सीन स्पाइक 16 इन 2019, 15 एंड 22 एंड 4 टिल नाउ दिस ईयर। लेकिन अगर लास्ट कपल ऑफ ईयर की बात करें तो ये पहले वो दशक का डेटा दे रहे थे एवरेज वाला, ये है पर्टिकुलर ईयर का। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 16 2019 में पारित किए गए इस प्रकार के ऑर्डिनेंस, 15 कब पारित किए गए 2020 में। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो यूज दिस प्रोविजन वेरी ऑफन, और स्टेट गवर्नमेंट भी ये प्रायः इस चीज का बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करती हैं। The issue was brought up in the Supreme Court through the writ petition by D.C. Vadava, a professor of economics who discovered this fact when he was researching land tenure. He found out that Bihar had issued 256 ordinance between 1967 and 1981. तो उन्होंने जब रिसर्च की इन सब चीज़ों के बारे में तो उन्होंने क्या पाया कि ये प्रोफेसर थे डीसी वाधवा, उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने क्या पाया कि 256 ऑर्डिनेंस 1967 से 1981 के बीच में वहां की गवर्नमेंट ने पारित किए। 69 जिसमें से ऐसे थे कि उनको एक्सटेंड किया गया था, और एक बार नहीं कई बार एक्सटेंड किया गया था, इंक्लूडिंग 11 विच वर केप्ट अलाइव फॉर मोर देन 10 ईयर, और जिसमें से कुछ ऐसे थे, लगभग 11 ऑर्डिनेंस ऐसे थे कि जिनको 10 साल तक खींचा गया, ऐसे ही एक्सटेंड करते करते। A 5-judge constitution bench of Supreme Court in 1986 ruled that re-promulgations of ordinance was contrary to constitution scheme। तो यहाँ पर क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी 1986 में, और उन्होंने ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के लिए बताया। It said it would most certainly be tolerable exercise of power for government to ignore legislature and re-promulgate the ordinance, and thus to continue the regulate the life liberty of the citizen through ordinance made by the executive। तो हो सकता है ये एक बहुत कलरेबल, मतलब एक फ्रिक्वेंट, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हाथ में एक अच्छा एक ये हथियार टाइप का है कि इससे वो क्या कर सकते हैं, बार बार प्रोमुलेट करके जो लिबर्टी है सिटीजन्स की और जो लाइफ है उस पर आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं या कर ही रहे हैं। सच एज stratagem would be repugnant to the constitutional scheme, as it would enable the executive to transgress its constitutional limitations in matter of lawmaking in emergent situation
and to covertly and indirectly arrogated to itself the law-making function of its legislature। तो यहाँ पर क्या है, ये कपटपूर्ण जो सच एज ये स्ट्रेटजम, मतलब एक कपटपूर्ण नीति जो है वो क्या करती है, एक प्रतिकूल होती है। कैसी प्रतिकूल होती है, जैसे हम एक जनरल जो लॉ पारित करते हैं उसका डिस्कशन होता है, चीज़ें लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, जनता के जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो अपनी शंकाएं रखते हैं और उस हिसाब से पारित होता है। लेकिन ये एक प्रकार की मतलब बाईपास करने वाली स्कीम है कि इन्होंने इमरजेंट सिचुएशन को बहाना बनाकर और इनडायरेक्टली एक एरोगेंस तरीके से उस चीज़ को क्या कर दिया, लागू कर दिया। Interestingly, the court pointed out that there was not a single instance of president repromulgating an ordinance। और यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि कभी भी जो कि प्रेसिडेंट ने किसी ऑर्डिनेंस को क्या किया, बढ़ाया हो, ये अभी तक नहीं हुआ, कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। द जजमेंट डिड नॉट स्टॉप द प्रैक्टिस, जो जजमेंट है उससे क्या है, प्रैक्टिस स्टॉप नहीं हुई, रुकी नहीं। इंस्टीड द सेंटर ऑल्सो स्टार्टेड टू फॉलो लीड ऑफ बिहार, बल्कि सेंट्रल ने बिहार को लीड करना स्टार्ट कर दिया। आपको मालूम होगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि बिहार में कैसे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इन 2013-2014 द सिक्योरिटी लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड 3 टाइम। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 2013 एंड 14 सिक्योरिटी लॉ जो थे उसको कई बार 3 टाइम प्रोमलगेटेड किया गया था। Similarly, an ordinance to amend the Land Acquisition Act issued 2014 and re-promulgated twice in April, May 2015। तो जैसा एक लैंड वाला भी था जो 2014 के दिसंबर में लागू हुआ था, उसको भी क्या किया गया, फिर से आगे एक्सटेंड करवाया गया। एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस, अब ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है, ये क्यों है ये डिस्कशन कर रहे हैं। द मैटर केम अप अगेन इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन जनवरी 2070 a 7 जज। अब सबको आपको याद होगा कि सबसे पहले फिर क्या 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, अब फिर से मैटर आया 2017 में सुप्रीम कोर्ट के सामने। A 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिक्लेयर दिस प्रैक्टिस टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 7 जजों की जो बेंच थी उन्होंने इस प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। द जजमेंट कंक्लूड दैट रीप्रोमगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सबवर्जन ऑफ द डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि फ्रॉड किया जा रहा है, अगर आप फिर से उस अध्यादेश को एक्सटेंड कर रहे हो तो सीधी सी बात है आप फ्रॉड कर रहे हो किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और साथ ही साथ आप पूरा का पूरा तहस नहस कर दे रहे हो, ये समाप्त कर रहे हो, सबवर्जन विनाश कर देना, तहस नहस कर देना डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसका, मतलब आप जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस बनाई गई है उसको तहस नहस कर रहे हो। Even this judgment had been ignored. The Indian Medical Council Amendment Ordinance was issued in September 2018 और इस जजमेंट को भी क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया और मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को 2018 में पारित कर दिया एंड री इशू इन जनवरी 2019 as it was passed by only one house of parliament in intervening session। तो यहाँ पर 2019 में फिर उसके लिए क्या कर दिया, इशू कर दिया, री इशू कर दिया 2019 में, और इट वाज पास्ड ओनली वन हाउस, और ये उस समय एक ही हाउस से पास था। द करंट केस ऑफ द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इवन मोर एग्रेगियस। अब यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो वर्तमान में जो री इशू किया है वो और ज़्यादा क्या है, प्रबल टाइप का है इस चीज़ों को लेकर। वाइल द ऑर्डिनेंस ऑफ October 2020 was laid in Parliament on the first day of recent budget session, a bill to replace it was not introduced। तो यहाँ पर जब पार्लियामेंट का बजट सेशन हुआ था उस समय इस चीज़ का डिस्कशन नहीं किया गया। However, the ordinance has been re-promulgated now। लेकिन मतलब उस समय जब बजट सेशन के लिए जब हुआ था तो उस समय इनको रखना चाहिए था, जो 2020 में इन्होंने अक्टूबर 2020 में इसको अध्यादेश लागू किया था, इस पर डिस्कशन करनी चाहिए थी जब बजट सेशन हुआ था, लेकिन नहीं किया। अब लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, मतलब फिर से इसको क्या अध्यादेश के रूप में पारित कर दिया। स्टेट हैव आल्सो बीन यूजिंग द ऑर्डिनेंस रूट टू इनेक्ट लॉ, और स्टेट भी इस टाइप के रास्ते को अख्तियार करते हैं।
For example, in 2020, Kerala issued 81 ordinance, while Karnataka issued 21 and Maharashtra 21. Kerala has also re-promulgated ordinance, one ordinance to set up Kerala University of Digital Science, Innovation and Technology has been promulgated 5 times between January 2020 and February 2021. तो यहाँ पर केरला गवर्नमेंट ने भी कई बार री इशू किया है ऑर्डिनेंस को, जो इनोवेटिव डिजिटल टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग एक ऑर्डिनेंस था उसको बार बार केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, पारित किया। ऑनर्स ऑन लेजिस्लेचर कोर्ट्स, अब क्या है, जो ऑनर्स है, जो जिम्मेदारी है, वो किस पर है, लेजिस्लेचर विधायिका और कोर्ट्स पे। द लीगल पोजीशन इज क्लियर एंड हैज बीन elucidated by constitution bench of the Supreme Court. Ordinance are taken existences when legislature is not session and expire at the end of 6 weeks of next meeting of legislature. तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस टैकल करता है उस समय की सिचुएशंस को कि जब पार्लियामेंट ना चल रही हो तो वो चीजें ले आओ, और बाद में जब पार्लियामेंट खुले तो 6 वीक्स के अंदर आप क्या कर दो, उसको लॉ बना दो डिस्कशन करके. दिस टाइम पीरियड इज गिवन फॉर अ लेजिस्लेचर टू डिसाइड वेदर सच लॉ इज वारंटेड. अब यहाँ पर जो दिस टाइम जो पीरियड गिवन है लेजिस्लेचर के लिए, वो डिसाइड करेगा क्या इस प्रकार के लॉ वारंटेड हैं. as that would be usurpation of legislative power by the executive. तो सीधी सी बात है, असरपेशन मतलब अपहरण कर लिया जाना एक लेजिस्लेटिव की पावर को, और किसके द्वारा, जो एग्जीक्यूटिव है उनके द्वारा. एज गवर्नमेंट both the center and state are violating the principle, the legislature and the court should check the practice. तो यहाँ पर दोनों ही गवर्नमेंट, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकारें हो, वो इस चीज को क्या कर रही हैं, वायलेट कर रही हैं, और कोर्ट को इसके बारे में क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए. दैट इज व्हाट सेपरेशन ऑफ द पावर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस मीन्स. और यही इसका मतलब होता है कि जो पावर है किसी को दिया है, और साथ ही साथ किसी एक ऐसी बॉडी को भी रखा है जो पावर के गलत उपयोग और उसकी प्रॉपर चेकिंग के बारे में निर्धारण करे. By now checking this practice, the other two organs are also abdicating their responsibility to the constitution. तो यहाँ पर चेकिंग अगर ना करना तो वो अदर जो दूसरे ऑर्गन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर फुलफिल नहीं कर रहे हैं. तो इनका सीधा सा मतलब है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई गलत यूज कर रहा है तो ये लेजिस्लेटिव और कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उन सब चीजों को क्या करे, प्रॉपर यूज करवा पाए. तो यही आज का एडिटोरियल था. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें. थैंक यू.